करे, इन्हें कौन सी जानकारी है जो ये आयुक्त बन गए। तो मैंने राज्य सूचना आयोग में आरटीआई लगाई थी, तो उन्होंने जानकारी नहीं दी कि ये निजी जानकारी है। तो मैंने फिर प्रथम अपील लगाई है, उसमें मैंने लिखा है कि जब वेबसाइट पे इनके प्रॉपर्टी का ब्यौरा दे सकते तो फिर निजी कुछ भी नहीं रहा। तब उन्होंने एक्सेप्ट कर ली प्रथम अपील, उसकी मेरी को अभी पेशी है 20 जनवरी को। और उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे कि इनके खिलाफ और क्या क्या सबूत है आपके पास। तो कल मेरे को भोपाल से आके जो बहुत सारे पुलिस वालों ने भी डॉक्यूमेंट दिए कि इन पर 5,000 की पेनल्टी लग चुकी है हाई कोर्ट में अवमानना की। वो किसी को भी नहीं मालूम है, वो सब मैं दूंगा, क्योंकि सबको धमकी देते हैं कि हाईकोर्ट जाओ हाईकोर्ट जाओ। मैं बोल दूंगा हाईकोर्ट से तो इनको अवमानना की वो लग चुकी है। अवमानना की किनको लगी है? सुरेंद्र सिंह डीजी थे जब इनको। अच्छा, तो अवमानना की लगी, पेनल्टी लग चुकी है। 5,000 की पेनल्टी लग चुकी। कल का सब कागज देगा मेरे को, पुलिस वाले खुद ही देगा भोपाल से आके। मैं तो बताऊंगा ये खुद ही हाईकोर्ट का अपमान करते और हमको बोलते हाईकोर्ट जाओ हाईकोर्ट जाओ। खैर वो तो अभी देश में ऐसा चल रहा है, उसके लिए अपन देख ही रहे हैं कि किस तरह से। एक आरटीआई का अभी डिसीजन आया दिल्ली हाई कोर्ट का, शैलेश गांधी सर ने शेयर किया, मैंने भी सुबह ग्रुप में शेयर किया, आपने देखा है? हाँ देखा था मैंने। शिवानंद जी वो क्या है, ये जैसे आयुक्त अगर साथ नहीं देते ना तो फिर क्या, लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, ये बिल्कुल हमारी आरटीआई का जवाब भी नहीं देते। जो करना कर लो, एक एक 2-2 महीने 3-3 महीने, मेरी 2 साल से पेंडिंग चल रही है। वो असर फिर यहाँ तक आता है। हाँ वो एक यदि कोई प्रोटेक्शन मिल जाता है इन इस तरह लोगों से को। इसलिए मैं कहा जो इनको कर रहा है बॉस जो है उसी को पकड़ो, मैंने कहा। नहीं वो तो ठीक है ना, वो तो बॉस क्या मतलब जो भी है वो जनता के लिए उत्तरदायी है। कोई यहाँ पे बॉस नहीं होता और कोई नौकर नहीं होता है। सभी लोग अपने अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और सभी लोग सेवक हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये है कि उन्हें जनता के फेवर में किसी ने कहा था कि मानवाधिकार आयोग में जाइए तो वो लोगों के लिए काम करता है, महिला आयोग में जाइए तो महिलाओं के लिए, और हर आयोग अपना। तो फिर सूचना आयोग है तो वो सूचना के लिए काम नहीं क्यों करता है, मतलब वो फेवर क्यों लेता है इनका? तो ये बहुत ही अच्छा उनका एक तरह से एनालिसिस था, एक अच्छा विश्लेषण था सूचना आयोग। सुरेंद्र सिंह जी को बताया था, मैं कहा सर ये हमारे फीस पर चल रहा है आपका आयोग, हम लोग ये चलती नहीं तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए पता। और उनकी शिकायत राज्यपाल को की थी तो बोलते कि अपन दोनों सेम नाम राशि के, तुम ऐसा करते। तो मैं कहा सर आप मेरी बराबरी करो, मैं क्यों आपकी बराबरी करूं। बिल्कुल काफी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर भी फाइट करना पड़ेगा। देवेंद्र अग्रवाल जी सुन पा रहे हैं? देवेंद्र अग्रवाल जी सुन पा रहे हैं? शायद म्यूट होगा इसलिए आवाज न जा रही हो, उनको बोले अनम्यूट करें। नहीं हमारे ख्याल से वो जुड़े भी नहीं है, मतलब जुड़े थे लेकिन अभी लगता है कट गए हैं। कोई बात नहीं। तो अभी अपन और यदि कोई प्रश्न आप लोगों के हों तो आप लोग बताएं, जो भी हैं अपन देखते हैं उसको अपने स्तर पे अपन लोग रिजॉल्व करेंगे। शिवेन जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता। प्रणाम सर जी। हमारे अधिवक्ता जी प्रणाम। देखिए जो भी चर्चा शायद चल रही थी, हम तो लास्ट में जुड़े, थोड़ा सा लेट हो गए। लास्ट क्या कि नेटवर्क नहीं आ रहा था कि जहाँ पे सूचना आयोग थोड़ा सा ढिलाई बरतता है वहां पे सूचना अधिकारी भी कोई जानकारी नहीं देते हैं। देखिए इनको तो मौका चाहिए। अब यही चर्चा हो रही थी ना शिवानंद जी? हाँ बिल्कुल शिवानंद जी, अभी तो यही चर्चा हो रही थी ना कि जहाँ पे राज्य सूचना आयोग ढिलाई करता है। देखिए जैसे अपने यहाँ रीवा में भी क्या कंडीशन थी, रीवा डिवीजन में भी, कि कई आर्डर रखे हुए थे राज्य सूचना आयोग के, जहां जिसका अभी तक कंप्लायंस नहीं हुआ। हमारे पास भी एक आर्डर अभी भी है जिसमें रखे हुए हैं, और उसमें ये राज्य सूचना आयोग से कहा गया था कि आवेदक के द्वारा मांगी गई जानकारी, जैसे कि कई बिंदुओं में थी उस समय, हमने शायद 5 या 6 बिंदु में मांगा था
तो वहां से आदेश दिया गया कि इसमें एक बिंदु की जानकारी दी जाए, परंतु उनके आदेश का आज भी कंप्लायंस नहीं हुआ। कई बार पत्राचार भी किया, लेकिन आज कंडीशन ये है कि कोई भी ऑर्डर राज्य सूचना आयोग से होता है तो उसका तुरंत कंप्लायंस किया जाता है। क्योंकि हम लोगों का सौभाग्य है कि राहुल सिंह सर जैसे एक्टिव राज्य सूचना आयोग में है, इस समय आयुक्त हैं हम लोगों के। तो देखिए ये होगा, जैसे हम लोगों को यदि वहां से जानकारी, वहां से लोगों को पता है कि हमारे ऊपर जुर्माना लगेगा, कार्यवाही होगी, तो लोग तुरंत काम करते हैं। यदि उनको ऐसा लगता है कि वहां से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है या कि हमको कोई डर नहीं है, यद्यपि आप देखिए कि इतना जुर्माना होने के बावजूद भी, त्वरित कार्यवाही होने के बावजूद भी, अभी हमारे द्वारा रीवा में एक ग्राम पंचायत में लगाया गया था आवेदन, तो वहां के सेक्रेटरी ने लिखित दे दिया, मैंने जो डाकिया डाक लेके आया उसमें लिखा था कि प्रापक लेने से इनकार किया। मतलब उन यहाँ पर भी अभी ये कंडीशन है कि उनको इस बात का डर नहीं है कि हमारे खिलाफ धारा 18 के तहत कार्यवाही होगी, जुर्माना लगाया जाएगा। तो देखिए निचला तबका तो इतना निडर हो चुका है कि जब तक ऊपर से इनके ऊपर अंकुश नहीं लगेगा, अंकुश यानी सीधे सीधे जब इनको ये रहेगा कि हमको जुर्माना हो सकता है, जेल हो सकती है, इस तरह की कार्यवाही होगी, तभी आपको किसी भी काम में ये डरते हैं और कोई भी जानकारी देते हैं। बाकी तो लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी यहाँ पे दबा बैठे हैं, क्योंकि यदि अधिकारी देता है तो अपीलीय अधिकारी कभी नहीं देता, क्योंकि उसको तो और ये पता है कि हमारे ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, जो होना है वो लोक सूचना अधिकारी को होना है। और कई बार प्रथम अपीलीय अधिकारी इनडायरेक्ट रूप से उस सूचना को दबाने के लिए प्रेशराइज करते हैं लोक सूचना अधिकारी को। कई बार शिकायतें आती, परंतु क्या करते हैं कि डर के मारे यदि वो प्रथम अपीलीय के खिलाफ देंगे वो बाद में आप इसे परेशान करेंगे। तो सूचना के अधिकार अधिनियम में ये समस्या देखिए है कि जहां पर राज्य सूचना आयोग या मुख्य सूचना आयुक्त ये सब थोड़ा सा एक्टिव नहीं है या कि वो कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, करने में आवेदकों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बताएं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। शिवानंद जी हाँ नहीं बिल्कुल शिवानंद जी हमारी बात आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं। मेरी आवाज आ रही है आपकी? बल्कि थोड़ी सी आवाज कट रही थी बीच में भी। अपन इस मामले में आज अब आ रही है इधर जी आ रही थी, आपका कुछ बीच में इंटरप्शन हो रहा था। तो जो आपने कही कि आरटीआई की जो स्थिति है रीवा में, जबकि रीवा संभाग में इतना अच्छा काम हो रहा है, हमारे राहुल सर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी इनफैक्ट हमारी ही बहुत सारी आरटीआई है, विभिन्न कार्यालयों में हमने उन पे अपील की हुई है। मतलब लोग अभी भी उसको सही समय पर जवाब नहीं दे रहे हैं, अपील हमें भी जाना पड़ रहा है। अभी जी पिछले हफ्ते हमने धारा 18 की शिकायत की थी कि जिसमें सेक्रेटरी ने साफ लिख के दिया था, वो आवेदन हमारे ही नाम से था और वो शायद त्योथर इनफैक्ट छोटे कार्यालयों की तो बात आप छोड़ दीजिए कि सरपंच सचिव और ये पंचायतें, अपन कलेक्टर कार्यालय की बात बता रहे हैं और बताएं जी, सीओ कार्यालय की अपन बात बता रहे हैं। वहाँ प्रथम अपील और हमें द्वितीय अपील में जाना पड़ रहा है। तो अभी इससे बढ़ के और दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि लोग अभी भी आप लोग जी बाकी लोगों को है कि जो लोग बात नहीं कर रहे हैं वो लोग प्लीज म्यूट कर लें, क्योंकि आप लोगों की जो आपसी बातें हैं वो इसमें न सुनाई दे। अब बताइए कितने निर्भीक है कि जो आपने से बहुत सारे पोल खुलेंगे, जो हमारे ऑफिस की कमियां हैं वो उजागर होंगी, इसलिए वो आज तक आनाकानी कर रहे हैं। शायद उसकी तो आपने अपील कर दी थी ना, प्रथम अपील तो आपने किया है ना? हाँ प्रथम अपील किया है, सब द्वितीय अपील भी होगी। इनफैक्ट निरीक्षण वाले में ही आपने देखा है कि भी हमें प्रथम अपील के बाद द्वितीय अपील में जाना पड़ेगा। मेरा एक कॉल आ गया तो मैं आपकी पूरी बात नहीं समझ पाया, लेकिन आप शायद इसी के बारे में बात कर रहे होंगे। तो मतलब अभी भी अपीलों में जाना पड़ रहा है। हाँ जी, हम यही बोल रहे थे अभी भी हमें अपीलों में जाना पड़ रहा है जी कि वर्तमान कलेक्टर रीवा जो है
वो सुनने में आता है कि नियमों के बड़े पक्के हैं, किसी भी मामले में त्वरित कार्यवाही करते हैं, पर उनको भी आरटीआई से इतना वो है, उनको भी ये लगा कि जब निरीक्षण के लिए आवेदन दिया गया है आरटीआई के तहत, उनको कलेक्टर कार्यालय को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की कमियां देखने को मिलेगी जो आम पब्लिक के सामने उजागर होगी, और विभाग को नीचा दिखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि जहां कलेक्टर कार्यालय के नीचे ये सारी खामियां हैं और वो तो उजागर होना है, जब आरटीआई के तहत निरीक्षण किया जाएगा तो सारी चीजें सामने आएगी। बाकी दूसरा कारण क्या हो सकता है, उनको निरीक्षण ना कराने का दूसरा कोई वजह तो हो ही नहीं सकती, ऑफिस में सारी चीजें मौजूद है। जी जी बोलें। जबकि धारा 4 के तहत ये उनकी बाध्यताएं होती हैं, धारा 4 के तहत उनकी ये बाध्यताएं होती हैं कि वो कार्य करें, तो उस पर हमें सिंपल एक धारा 18 की शिकायत ही यदि हम कर दें वो पर्याप्त है कि धारा 4 की 17 पॉइंट्स मैनुअल की यहाँ पे पालना नहीं हो रही है, और इनफैक्ट सूचना आयोग इतने में ही एक्शन ले करके वो व्यवस्था सुनिश्चित करवा सकते हैं। लेकिन हम उससे भी थोड़ा सा हट करके जा करके हमने पूरी आरटीआई की प्रोसेस का फॉलो अप किया, कि मतलब फॉलो किया हमने कि पहले अपना आवेदन लगाएं, फिर आवेदन के दौरान जो जो भी हमारे निरीक्षण में कमियां समझ में आएंगी तो फिर उसको अपन अपील में जाएंगे, और इस तरह से। तो अभी आवेदन पे ही ये स्थिति है, आवेदन पर ही यह स्थिति है कि वो अभी पता नहीं क्या व्यवस्था बना रहे हैं, क्या व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं निरीक्षण के लिए। तो अभी तो हमारी प्रथम अपील इस पे हो गई है, अभी एक आध हफ्ते में उस पर हम कहना चाहते हैं जी, वही हम बाकी जुड़े लोगों को कहना चाह रहे हैं कि रीवा में जहां राहुल सिंह सर सूचना आयुक्त हैं, जो इतने एक्टिव हैं कि वो किसी भी मामले में त्वरित कार्रवाई करते हैं, तो यहाँ पे जब ये हाल है, यहाँ पे वो भी जिला मुख्यालय की कलेक्टर कार्यालय की ये हाल है कि जो जिले के मुखिया हैं उनके कार्यालय में ही जानकारी लेने के लिए आवेदन दिया गया है निरीक्षण करने के लिए, और वो अभी तक आनाकानी कर रहे हैं। यानी उनको भी वहां पे भी इस चीज का वो नहीं है कि जब तक राज्य सूचना आयोग का डंडा नहीं चलेगा तब तक वो निरीक्षण करने के लिए सहमति नहीं दे रहे हैं, यानी बुला नहीं रहे हैं। तो सोचिए आउट ऑफ स्टेशन जो जहाँ पे छोटे कार्यालय हैं, जहाँ पे कोई दबाव नहीं है, वो लोग कैसे सुधरेंगे? उनको तो ये पता है कि जब हमारे यहाँ कलेक्टर कार्यालय में जानकारी लगाई गई और यहाँ से ही प्रथम अपील में कोई कार्यवाही नहीं हुई, द्वितीय अपील में जाना पड़ा, राज्य सूचना आयोग में धारा 18 की शिकायत करनी पड़ी। तो देखिए हम तो जहां तक समझ रहे हैं कि हम ही लोगों को संघर्ष करना है, बाकी अभी तक कोई भी कार्यालय, कोई भी अधिकारी और कर्मचारी इसमें कोई सहयोग करते नहीं दिखे। हमने जो देखा कि कहीं पे भी कुछ कार्यालय हैं जिन पे कार्यवाही हो चुकी है, वही सहयोग का दिखावा करते हैं, उनको ऐसा दिखावा करते हैं कि हम सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे ऊपर जुर्माना लग चुका है, जुर्माना की राशि वसूली जाएगी, सर्विस बुक में लिखा जाएगा, इसके डर से। बाकी तो सामान्यतः हमने देखा है, शिवानंद जी आप तो लगा ही रहे हैं, बिल्कुल रेगुलर काम कर रहे हैं, कि कोई भी कार्यालय जानकारी देने के लिए मन से एक्टिव नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई कार्यवाही ना हो, जब कार्यवाही होने वाली होती है तभी वो जानकारी देते हैं। बिल्कुल। तो खैर नियम का उल्लंघन करेंगे तो उनको फाइन लगेगी। अभी देखते हैं जब वो मामला द्वितीय अपील पे जाएगा तभी उसका असली उसका निराकरण होगा। और हम इसमें ये कहना चाहते थे, यही कहने का मतलब है जी जी बताएं। कल एक दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है, हमने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। अभी निर्णय ये कब का है लेकिन ये देखना पड़ेगा। जी जी एक सेकंड। ये काफी महत्वपूर्ण निर्णय है। इसकी वजह से आरटीआई पर आपको पता होगा कि एक कुछ ऐसे ही निर्णय आया था अभी मद्रास हाई कोर्ट में, जिसमें उनके द्वारा कुछ आरटीआई कानून से अलग जाकर के निर्णय दिया गया था, जिससे आरटीआई कमजोर होगा। वो अपन निर्णय अभी याद नहीं कर पा रहे हैं, उसको देखेंगे कौन सा था। और अभी जो ये आपका निर्णय आया है जी, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन इंफॉर्मेशन सॉट अंडर आरटीआई एक्ट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश बोनाफाइड्स ऑफ एप्लीकेंट सेज दिल्ली हाई कोर्ट, एक्ट सेज नो रीजन नीड टू बी गिवन। मतलब कोई 6(2) के तहत कोई भी हमें कारण नहीं बताना है। ये बहुत बड़ा डिबेट का विषय बन गया। इनफैक्ट इसमें द लीफलेट में आर्टिकल भी छपा हुआ है, गांधी सर
माननीय शैलेश गांधी सर का भी इसमें स्टेटमेंट है और सबका है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये कोई जज हैं, ये प्रतिभा सिंह करके कोई जज हैं, जस्टिस प्रतिभा सिंह, प्रतिभा एम सिंह। इन्होंने इस पिटीशन पे CIC के विरुद्ध इसमें लगा हुआ था ये। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति को कारण बताना पड़ेगा। ये किसी एक महिला द्वारा लगाया गया था जो अपने पिता और अन्य लोगों के विषय में जो राष्ट्रपति भवन में कार्य करते हैं। जी हाँ, ये मामला शायद आया था। हाँ, जानकारी मांगी थी, आज ही ग्रुप में शेयर हुआ। ये मामला आया था कि हाँ, अभी हाई कोर्ट इस पे ये बात बोल रहा है। मतलब इनको ये बोल सकते थे कि इस विशेष केस में चूंकि जानकारी कुछ ऐसी है जो कोई इन्वेसिव टाइप की है ना, और का इशू है। हाँ ठीक है, अभी एक कॉल आ गया था तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। तो यदि कोई जानकारी ऐसी है कि किसी की व्यक्तिगत जानकारी है तो उसको 81J के तहत ये रिफ्यूज कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जो कमेंट इसमें डाला है उसकी वजह से पूरा RTI एक्ट की इन्होंने वाट लगा दी एक तरह से। तो अभी इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा या कि ये वापस लें, क्योंकि लोगों को यदि RTI एक्ट के बारे में नहीं पता है तो RTI एक्ट पहले पढ़ लें कि वो क्या है, उसका क्या मंशा है, क्योंकि हाई कोर्ट का एक जजमेंट आने के बाद वो एक आधार बन जाता है सभी के लिए। तो इसमें तो फिर आप कोई भी RTI लगाइए, एक सिंपल सी जानकारी पूछिए तो PIO आपसे कहेगा कि आप इसका कारण बताइए कि आप जानकारी क्यों चाहते हैं। तो भाई कारण तो बताने का 6-2 में कहीं है ही नहीं। 6-2 तो साफ साफ कहता है कि कोई कारण नहीं बताया जाएगा, जानकारी आपको लेनी है बस। अब देखिए, न्यायालय से भी मजाक बना के रखा गया है, गंभीरता नहीं ली जाती है ना, कि कोई भी व्यक्ति, अभी तो जब ये सारे नियम हैं कि आप कारण नहीं पूछ सकते हैं, आप उसकी नागरिकता पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, वो जानकारी क्या करेगा। आप ये कोई इस तरह से कोई क्वेश्चन, आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते आवेदक से, आवेदक भी नहीं लगा सकता है कोई प्रश्नवाचक चिन्ह। जी हाँ, इसमें क्या इन्होंने कहा है जी, द सीकिंग ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन especially after the petitioner's daughter did not obtain employment clearly points to some ulterior motives, Justice प्रतिभा सिंह said। ठीक है, उसका अल्टीरियर मोटिव था, उसने भी जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसके पिता ने भी अप्लाई किया था राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, उनका अल्टीरियर मोटिव था, ये मानते हैं। लेकिन इस पर ऐसे थोड़ी ना देना चाहिए कि मतलब आपको कारण बताना पड़ेगा। आप ऐसे कमेंट यदि डाल दोगे डिसीजन में कि कारण स्पष्ट होना चाहिए। द सेड इंफॉर्मेशन विच इज sought is clearly protected under section 81J of the RTI Act, which provides that any such information shall not be provided which constitutes personal information and is invasive of the privacy of the individuals। ठीक है, ये अपन मान सकते हैं। यहाँ तक 81J का सवाल है, अपन मान सकते हैं कि ठीक है, प्राइवेसी है, कोई इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है, तो आप नहीं दे सकते, उसको आप डिनाई कर दो। लेकिन यदि आप ये इसमें और इसमें हाँ शिवानंद जी, मैं भी कुछ इसमें हस्तक्षेप करना चाहूंगा। बिल्कुल, इस निर्णय का कोई बड़ा विशेष महत्व तो नहीं है। देखिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने सुभाष अग्रवाल, जिसपे हाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के प्रॉपर्टी डिटेल्स को लेके क्वेश्चन गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस पे फुल बेंच ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि एप्लीकांट को रीजन असाइन नहीं करना पड़ेगा अपनी RTI में कि वो सूचना क्यों मांगना चाहता है, रीजन असाइन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए किसी सिंगल बेंच, वो भी हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच के माननीय न्यायाधीश का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच से ऊपर नहीं है, ये कॉन्ट्रेरी टू फुल बेंच है। इसलिए इसका कोई लीगल प्रेसिडेंट नहीं है और ये कोई इसका लीगल इम्प्लीमेंटेशन होने लगेगा, ये मैं नहीं मानता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का ऑलरेडी इस पॉइंट को डिसाइड कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की डिसाइड कर दिया है। इसलिए अगर किसी माननीय न्यायाधीश ने इस तरह का कोई कमेंट किया भी है तो वो कोई लीगल प्रेसिडेंट नहीं होगा, ऐसा मेरा मत है। इसलिए ये नहीं, बहुत सही, बहुत ही आपका ये ऑब्जर्वेशन
आपका ऑब्जर्वेशन सही है, क्योंकि इसमें आगे इसमें है कोई इस तरह से दिया हुआ है कि मतलब कोर्ट का जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 5 सदस्यीय बेंच का जो निर्णय है, इसका इसमें रेफरेंस दिया हुआ है निश्चित तौर पर कुल मिलाकर के बात यह है कि अब इनके ऊपर भी तो कार्यवाही ऐसे जजेस के ऊपर भी होना चाहिए ना, कि मतलब आपके जब हायर अथॉरिटी ने दे दिया है निर्णय, तो आप उसको इस तरह से कंट्रेरी क्यों, मतलब निर्णय इनको तो पता होना चाहिए कि हम जो निर्णय देने जा रहे हैं जो निर्णय कोई भी, सॉरी फिर एक कॉल आ गया था, प्रॉब्लम हो गया था। मैं ये नहीं कह सकता कि माननीय न्यायाधीश का निर्णय किस परिप्रेक्ष्य में हुआ, क्या परिस्थितियां थी, उन्होंने शायद इस फैक्ट को पिटीशन में छुपा लिया था। ऐसा कल मैं किसी पेपर में पढ़ रहा था कि उन्होंने इस फैक्ट को छुपा रखा था कि उनकी बेटी ने भी उस पद के लिए अप्लाई किया है। तो कोर्ट ने ये कहा कि आपने कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है, शायद पेनाल्टी भी लगाई है, ऐसा पेपर में मैंने पढ़ने को मिला है। 25,000 रुपए की पेनाल्टी भी लगाई है। माननीय न्यायालय को उस समय संबंधित पक्षकारों ने या कि संबंधित अधिवक्ताओं ने ये बात बताई कि नहीं बताई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की फुल बेंच ने इस तरह का निर्णय दे रखा है। तो देखिए, सब आदमी हर निर्णय से ज्ञात हो, सभी जजेस को सभी निर्णय ज्ञात हो, ऐसा संभव नहीं है। मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि इस संबंध में अगर संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की बातें वहां रख दी गई होती तो इस तरह का निर्णय ना होता। यद्यपि हो भी गया है अगर ऐसा निर्णय, तो इसका कोई लीगल प्रेसिडेंट नहीं है। ये अन्य न्यायालय या कि अन्य अधिकारी इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर कोई अधिकारी इस तरह का निर्णय इस माननीय न्यायालय के निर्णय के आधार पर देता है, तो उसका काउंटर करने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का जजमेंट है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का जजमेंट ही प्रिवेल करेगा, क्योंकि एक बड़ी पीठ सर्वोच्च न्यायालय से है। बिल्कुल, तो इसको अपन यही मानते हैं। गलत है, निर्णय गलत है, लेकिन हाँ, नहीं वो ठीक है मिश्रा जी, पर इसमें करेक्ट किया जाना चाहिए, इनको करेक्शन तो करना चाहिए। आप जब ये तमाम मीडिया में आ गए हर जगह, तो इनके वकील इनको बताएं कि मैडम आपने जो निर्णय दिया है वो ऑलरेडी 5 बेंच की सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने अलग ही निर्णय दिया हुआ है कि कोई कारण ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो अभी इनको एक करेक्ट करना चाहिए। जैसे हाई कोर्ट मद्रास वाले में एक ऐसा आया था मामला, तो उसमें फिर बाद में उन्होंने करेक्ट किया था। हमारे बीच में माननीय श्री राहुल सिंह सर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले कार्यक्रम में कुछ आवश्यक मीटिंग की वजह से और कुछ अनप्रेसिडेंटेड ऐसी बातें आ गई थी, जिसकी वजह से आप हमारे बीच में नहीं उपस्थित हो पाए थे। तो कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राहुल सिंह सर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, और हम सर को आमंत्रित करते हैं कि वो अब आगे की प्रोसीडिंग्स के बारे में अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। जी सर, सादर प्रणाम। और इनफैक्ट शैलेश गांधी सर भी हमारे बीच में अब जुड़ चुके हैं, और शैलेश गांधी सर का भी हार्दिक स्वागत है। जस्ट अभी आप भी सर जुड़े। सर स्वागत है, प्रणाम। नमस्कार सर, प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार, प्रणाम। तो अभी अपन इसी संदर्भ में चर्चा कर रहे थे सर, जो आज आपका लीफलेट में जो एक छपा हुआ है आर्टिकल आपके स्टेटमेंट के साथ में, कि ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय है, तो इसका कहाँ तक इम्पैक्ट आरटीआई के वर्तमान जो स्थिति है, कानून है, जो लोग इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं, तो उन पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसी के विषय में थोड़ा सा चर्चा हो रही थी। तो इसका हमें लगता है कि थोड़ा सा आप लोग भी इसमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। बाकी अगर बोल रहे हैं तो मैं सुन लूं थोड़ी बात, फिर मैं अभी सर अभी अपन लोग तो बात कर चुके हैं जो भी था, पर अभी अब आप लोगों से इसके विषय में ज्यादा बेहतर हम लोग समझ पाएंगे। जहां तक मेरे हिसाब से आरटीआई के यूजर्स एंड एक्टिविस्ट्स, सबसे बड़ा खतरा जो आरटीआई को 2 है मेरे हिसाब से, इसके बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगा आपको। सबसे बड़ा खतरा मेरे हिसाब से कोर्ट